कैमरे तो आ रहे हैं सबके, सॉरी माइक आप सीधा बैठो, सीधे ही बैठे। I think it's over now. नमस्कार जी, मैं हूं योगेश वर्मा और मेरे साथ हैं गौरी प्रधान। हम यहाँ पर आपके सामने हैं फॉर टॉकिंग अबाउट हमारा नई फिल्म बन के आ गई है बाजार में और 12 में उसका रिलीज डेट है। फिल्म का नाम है अ विंटर टेल एट शिमला और ये कहानी की द वुमन सेंट्रिक फिल्म इट इज एंड शी इज प्लेइंग द लीड रोल। तो थोड़ा सा अपने बारे में, थोड़ा फिल्म के बारे में और फिर गौरी जी को तो आप सब जानते हैं, फिर गौरी जी से आप जितना मर्जी सवाल पूछिए। मैं फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक नहीं रखता हूँ, मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में था अभी तक। 3 साल पहले आई वॉज रनिंग एज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ डिफरेंट इंडियन वेल नोन कंपनीज। लेकिन मेरी बचपन की एक चाह थी एक फिल्म बनाने की, क्योंकि मैं इन माई यंगर डेज आई यूज्ड टू बी एन एक्टर। थिएटर में बहुत मैंने काम किया। मेरे बाकी दोस्त उस समय के जो थे वो बड़े बड़े स्टार बन गए, अच्छे प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं दिल्ली में, एनएसडी के ग्रुप वाले सब। मैं एनएसडी से नहीं था लेकिन मेरे दोस्त यार वो एनएसडी के थे, तो मेरा शौक इस तरह का था। ऐसे कुछ हालात हुए जिंदगी के और उस जमाने की बात कर रहा हूँ 70s की, कि उस वक्त इतना अवसर भी नहीं था, टेलीविजन भी नहीं था, तो आपको अपना घर चलाने के लिए कुछ ना कुछ नौकरी करनी पड़ती थी। और अनफॉर्चुनेटली आई वॉज ट्रेन्ड एज एन इंजीनियर फ्रॉम बिट्स पिलानी, फेमस इंस्टीट्यूशन है पिलानी। वहां से मैंने बीई और एमई दोनों करी थी और वहीं मैं थिएटर करता था। तो मैं वहां से आया और दिल्ली में मैंने थिएटर करना शुरू किया और उसी घर के मेरे हालात एकदम उलट पलट हो गए उन्हीं दिनों। तो मुझे सीरियसली नौकरी करनी पड़ी। 40 साल तक मैंने नौकरी करी। मैंने ना थिएटर की तरफ मुड़ के देखा, ना मैंने फिल्म की तरफ देखा। तभी मुझे फिल्मों से कोई सरोकार क्या, एज एन ऑडियंस भी ज्यादा नहीं था। कोई बहुत अच्छी फिल्म किसी ने कहा, फैमिली ने बोला तो जाके देख ली। मुझे डर लगता था फिल्मों से कि एक बार मैं जाऊंगा तो उस फिर फंस जाऊंगा थिएटर एक्टिंग में। तो 40 साल तक मैंने खूब अच्छी नौकरी करी अपनी, वो जो मेरे को पद मिले जीवन में मैंने सब अच्छी तरह निभाए। 60 पे मैंने सोचा कि भाई मैं जिंदगी में जो करना था अब अच्छी हैसियत बन गई, सब तरह से अब सब जिम्मेदारियां निभानी, तो अब जो भी थोड़ा बहुत मेरे पैसा है मैं मुझे फिल्म बनाऊंगा। खुद कहानी लिखी, पहले कोशिश करी कि किसी और को बोलूं, लेकिन मेरे पास समय कम था। इस उम्र में आप ज्यादा दफ्तर से दफ्तर घूम फिर नहीं सकते जाके कि मेरी ये कहानी है इसको फिल्म बनाओ। तो मैंने सोचा मैं खुद ही बनाऊंगा, अगर कोई बनाएगा तो मुझे खुद ही लगाना पड़ेगा। तो फिल्म बनाई और फिल्म में मैंने अच्छे कलाकार लिए और जो बहुत जाने माने शायद ना हो, लेकिन सब ये जानते हैं कि कलाकार बहुत अच्छे हैं। जो जैसे गौरी जी को जानते हैं कि अपने जमाने की बहुत खूबसूरत अदाकारा थी और जब तक इन्होंने इंडस्ट्री में काम किया तो बहुत ए ग्रेड काम, बहुत बेहतरीन काम किया। तो मेरी वुमन सेंट्रिक फिल्म के जो सेंट्रल कैरेक्टर था वो 45 ईयर ओल्ड पर्सनैलिटी है, तो मैंने इनको लिया। तो खैर कहानी बनते बनते मुझे एहसास होने लगा और मेरे साथ इंडस्ट्री के बहुत अच्छे एक्सपीरियंस और माहिर लोग थे। सिर्फ मैं नया था लेकिन मेरी जो टीम थी वो सब ने 30-30, 40-40 फिल्में अच्छी नाम कमाए हुए सब लोग थे मेरे साथ, मेरी टीम अच्छी थी। तो उन्होंने मेरे को बोलने लगा कि यार ये फिल्म आपकी बहुत एक तरह से अलग बन रही है और उनका कोई ये डिस्क्रिप्शन था कि एक अभूतपूर्व फिल्म बन रही है, कमिंग फ्रॉम अ पर्सन हु इज नॉट एट ऑल इन द इंडस्ट्री, हैज नो बैकग्राउंड। और मानिए कि जिंदगी में पहली बार आई हैव डायरेक्टेड द फिल्म और जिंदगी में वो पहली शूटिंग मैंने लाइफ में देखी थी। मैंने शूटिंग भी नहीं देखी थी, बट आई हैड अ गुड टीम, सो आई वाज वर्किंग ऑन अ कॉन्सेप्चुअल प्लेन एंड अदर्स वर वर्किंग ऑन द ऑपरेटिंग प्लेन, द सिनेमाटोग्राफर एंड ऑल द अदर टेक्नीशियंस। फिल्म बहुत अच्छी बन गई और ये फिल्म क्या है ये बताना चाहता हूँ। इसको अगर आप मुझे if I would like to describe, I would call it a classic tale, or somebody said it's rather a tale of classic love. क्लासिक लव क्या चीज है वो बताने दीजिए मुझे कि क्लासिक लव वो एक प्यार मोहब्बत का एहसास, इश्क है, वो एक ऐसा जुनून है जिसमें जो बेसिक एलिमेंट्स हैं वो विरह है, उसमें आप हीरो हीरोइन मिलते नहीं है क्लासिक लव में। आप कोई देख लीजिए रोमियो जूलियट या शीरी फरार या कोई भी फिल्म,
और उसमें यर्निंग और सैक्रिफाइस है। मोहब्बत का मतलब यह है कि मैं आपका हूं, आप मेरी हो ना हो, या आप वाइस वर्सा, या आप मेरे हो मैं आपकी हूं ना हो, और जस्ट बिकॉज मैंने प्यार किया है मुझे आपके जीवन पे हक और अधिकार नहीं है। I cannot have rights on another person whom I love. I only can sacrifice myself to the person I love. तो ये इंतजार आजकल के मॉडर्न जमाने में अगर लड़की 6 महीने के लिए बाहर पढ़ने चली जाए या लड़का चला जाए तो डिस्टेंट लव इज नॉट फीजिबल दिस वे। पहले जमाने में 20-20 साल नदी किनारे बैठ के इंतजार हो जाती थी, या महल के झरोखे में बैठे नजरें लगा के बैठ के घोड़े पे आएगा 20 साल बाद, वो देखती थी। तो वो ऐसे विंटेज एलिमेंट्स को संजो कर मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में आज के जीवन में क्या हो रहा है वैसी एक धीमी रफ्तार की फिल्म है। बहुत धीरे धीरे आपको एक एहसास होता है कि आज एक अच्छी फिल्म देखी। मुझे मालूम है, मैं तो कमर्शियल आदमी हुआ हूँ, अभी रनिंग कमर्शियल बिजनेसेस, तो आई नो दैट आई हैव टू एड्रेस टू द ऑडियंस। तो प्लॉट को बहुत इंट्रीगिंग, कहानी के बड़े डेप्थ वाले कैरेक्टर्स और स्लोली अनरेवल होने वाली कहानी बनाई। तो ये सब, और म्यूजिक भी जो है टैगोर इंस्पायर्ड, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के म्यूजिक बेस पे मेरा गाना है वो है। तो ये सब करते करते सबने मेरे को बताया कि ये वही फिल्म आपकी अच्छी बनी है, इट इज नो मोर ए पर्सनल एक्सपेरिमेंटेशन, द फिल्म इज वर्थ शोइंग टू द वर्ल्ड। आप इसको आप आगे बढ़ के इसको फिल्म को दिखाइए, दुनिया को दिखाइए। तो कहानी कुछ इस प्रकार से हुई कि एक लड़की है जो जीवन में बहुत उत्साह से भरी हुई है। वो हर चीज को, उसके अंदर क्यूरियोसिटी है, सब कुछ को एक्सपीरियंस करने के लिए बिल्कुल निश्चल है, लेकिन वो एक्सपीरियंस सब कुछ करना चाहती है। शी लिव्स ऑन द बाउंड्री ऑफ एडवेंचर टू विथ फुल स्पिरिट्स टू एंजॉय लाइफ। इतना उसके अंदर मतलब लस्ट है लाइफ की। और उसके जिससे प्यार करती है, जिससे हो जाता है प्यार, वो एक फिलोसफर किस्म का, जिसे कहते हैं रोमांटिक फूल। पढ़ा लिखा है लेकिन लिखने का उसको शौक है, थोड़ा पोइटिक है, खलील गिब्रान पढ़ता है, उसी के बारे में बातें करता है। और उनके साथ जब प्यार होता है तो लड़की को ये लगता है कि बस ये आदमी जो है मंत्रमुग्ध रहती है उसकी बातों से, और वैसा उसको प्यार मिलता है। वो भी उसको पूरी फ्रीडम और पूरी रेंज देता है, जो करना चाहती है कर। लेकिन उसके दिल में, क्योंकि वो आप देखिए ये लड़की 90s में है, तो उस वक्त इवन आफ्टर विमेन्स liberation and everything, girls were still not permitted at that time, at least in 90s, to do what they wanted. आपका घर में आपके बेटा है तो बेटा जाके रेलवे प्लेटफॉर्म पे सो के बॉम्बे में इंडस्ट्री में अपना एक पहचान बना सकता है। एक लड़की आती है अगर जाके प्लेटफॉर्म पे सो के, आई मीन देयर वर मेनी बाउंड्रीज फॉर women even at that time. तो ये आदमी जो है वो कहता डू व्हाट यू वांट, ही इज दैट टाइप, उसके साथ रहती तो ये था। लेकिन किसी भी वजह से वो जो कहानी का प्लॉट है आपस में मिल नहीं पाते, और फिर जो है ये आदमी अपने रास्ते हो जाता है, और ये लड़की एक ऐसे परिवेश में चली जाती है जहाँ परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि इसका हस्बैंड एक पुलिस का बहुत बड़ा अफसर है, DIG है, और पुलिस लाइन में रहते हैं। तो जानते हैं जो किसी भी ऐसे रेजिमेंट में या कॉलोनी में जब टाउनशिप में होते हैं और आप DIG की वाइफ हैं तो आपका स्टेटस है, एक डिग्निटी है, एक तरह का आपका सोशल तरह रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर हैं, एक इमेज बन गई है। और इनकी लाइफ में वो लड़का वापस आ जाता है। अब नाउ वो प्रोफेसर है, बहुत बड़ा फिलोसफर, टीचर, दुनिया में लेक्चर दे रहा है जो उसका सब्जेक्ट है। तो वो जब उस शहर में सब्जेक्ट देने आता है, ये जाती है देखती है तो वही है। तो इनके मन में ये फैसला हो जाता है कि हम इनसे बात नहीं कर सकते। तो पहले से ही अपना ऐसा बना लेती है कि उसको सिग्नल दे देती है कि आप मेरे से प्लीज मेरी फैमिली, और उनके दिल में यह है कि आई लव माई फैमिली, आई लव माई होम एंड आई लव माई आइडेंटिटी। अब ये जब मिलते हैं तो इनके बाद क्या कॉम्प्लिकेशन आती है जीवन में दोनों के, क्योंकि प्यार तो बहुत था, खिंचाव भी था, लेकिन देयर इज ये पलड़ा कि जिंदगी में अब आपकी फैमिली है, अपना एक लाइफ का डिग्निटी है, एक रोल है, एक, और उसमें वो खुश नहीं है। क्योंकि वो DIG साहब तो जो कह देते हैं यहाँ नहीं जाना है तो नहीं जाना है, ये करना है तो करना है, ये पेंटिंग कर रही है क्या टाइम खराब कर रही है टाइम, यू नो। तो ही हैड अ डिफरेंट पर्सनालिटी, तो उसके साथ बंधी नहीं है। लेकिन जब वो आदमी दोबारा इनके जीवन में आता है, इनको फिर से सिग्नल मिलता है कि लाइफ में मैंने क्या क्या सेक्रीफाइस किया और कहाँ मैं पहुंच गई। तो उसके बाद इनकी दिमाग की जो डायलेमास हैं, जो सॉर्ट ऑफ, तो आई थिंक शी टेक्स चार्ज ऑफ हर लाइफ, but she does what the audience does not expect her to do.
कि वो ऑडियंस कहिए थे हिंदी फिल्मों में या किसी भी रोमांस फिल्म में कि दोनों का आपस में एक वापस किसी प्रकार से सर्कमस्टेंसेस को ऐसा जोड़ दो करते हैं कि वो मिल जाते हैं, यहाँ वो नहीं है। यहाँ इसी बात को निखारा गया है कि देखिए ये इनके आपस की मोहब्बत थी एक दूसरे के प्रति। और 25 साल बाद तो वैसे भी आपकी, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। ये कहानी बातों बातों में मैंने किसी अपने दोस्त को सुनाई, वो एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज है, मैं नाम को इसलिए नहीं दे सकता। तो कहने यार ये तो सबके जीवन में भी होता है, हमारी लाइफ में भी एक ऐसा था जिसके बारे में रोज हमें याद आती है। जब किसी सड़क पर जा रहे हैं तो लगता है अरे मॉल में घुसेंगे तो वो सामने खड़ी होगी या बस की सीट के साथ बैठी होगी, कहीं एयरपोर्ट में मिल जाएगी, 20 साल से मिले नहीं। और लेकिन अगर मिल जाए लाइफ में तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे? तो यही कहानी है कि वो आप कहीं और पहुंच चुकी है, उसका जीवन की परिस्थितियां बदल चुकी है, वो डीआईजी की वाइफ है, ग्लोबल एक्नॉलेज प्रोफेसर हैं। योर रिलेशनशिप इज अ सोर्स ऑफ अ बिग स्कैंडल एंड डिसरप्शन इन बोथ फैमिलीज। तो हाउ डू यू बिहेव विद ईच अदर? और उन्हीं के थ्रू उनसे हम चर्चा में ये बात हुई। देखिए जब प्यार पुराना हो जाता है, 30-35 साल से जिसकी दिल में अपनी तस्वीर संजो के रखी है, जब आप उनसे मिलते हैं तो क्या अपना हक जमा सकते हैं? उनको कह सकते हैं कि देखो आप हमारी थी, हमारे साथ थी, हमने क्या क्या नहीं किया साथ में। तो उन्होंने बताया कि ऐसा होता है कि, और मेरी तो पूरी थ्योरी यही थी कहानी की, कि जब 35-40 साल निकल जाते हैं और आदमी हमारी उम्र में पहुंचता है, डेढ़ उम्र में 50-55-60 का, तो जब वो पीछे मुड़ के अपने प्यार की तरफ देखता है, जिसको हर एक का एक निराला प्यार लाइफ में होता है, कोई भी उससे शादी होती है, मूली में भी 0.5% पीपल, बट दिल में तो सारी जिंदगी रहती है यार। तो सर कहानी क्या फिक्शन है या किसी के रियल बेस पे है? मैं आपको परिप्रेक्ष्य बना रहा हूं। हाँ, तो जब आप प्यार के बारे में सोचते हैं तो क्या आपको अपनी फिजिकल इंटीमेसी ध्यान रहती है? फिजिकल इंटीमेसी तो उसके बाद कई लोगों से होती है, या पत्नी जो है तो सब 30 सालों में बहुत गलत पड़ जाता है, पड़ जाती है। जो आपने इमोशनल ड्रामा हुआ था, जो भी आपके ऑल द एक्सपीरियंसेस ऑफ फीलिंग ओवरवेल्म, फीलिंग ओवर जॉय, इंटीमेसी, वो सब चीजें भी उन पे भी पर्दा पड़ जाता है। एक चीज ध्यान रहती है, एक चीज दिल में रह जाती है, वो स्पिरिचुअल कनेक्शन। कि आप जब उसके साथ थे तो आपको नेचर के साथ, गॉड के साथ एक अंदर से अजीब सी स्पिरिचुअलिटी आती है। थ्रू हर और थ्रू हिम यू अंडरस्टैंड लाइफ, यू अंडरस्टैंड द फील्ड, जो जिंदगी का भाव है आपको समझ में आता है। तो वो चीज जो है वो स्पिरिचुअल कनेक्शन है, गॉडलीनेस है, डिविनिटी है प्यार की, जो आपके साथ रुक जाती है। वो आपकी फिजिकल इंटीमेसी और इमोशनल ड्रामा इज नॉट अ मोटिवेशनल थिंग। ये शायद मुश्किल है किसी को समझाना 30-35 की उम्र में, लेकिन अगर 50-55-60 की उम्र में जब लाइफ के वो जिसे कहते हैं जो फ्लेम्स और फायर्स हैं बॉडी के, माइंड के, वो जब स्टडी और एक तरह से ग्लो रह जाता है, तब आपको याद वो स्पिरिचुअल आती है। तो यही कहानी है मेरे पिक्चर की। अब कहानी को तो मैं रिवील नहीं कर सकता। उस कहानी में जो बहुत डिफिकल्ट रोल है वो इस लेडी का है। तो ये बिल्कुल इनके सेंट्रिक है कहानी। और इन्होंने इसको आपको तो याद होगा कि गौरी जी जब मीडिया में या जब सब लोग जानते थे उनको उस वक्त, तो स्टार थी टेलीविजन की। क्या नाम, आप ही बताइए अपने बारे में, जिससे मैं लंबा बताया। आप ही बताइए आप कैसे आए यहाँ पे, कैसे एंजॉय किया, कहानी के बारे में, एक्सपीरियंस के बारे में आप बताइए। इनको कुछ पूछना था ना पहले? हाँ आप। मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये कहानी मतलब फिक्शन है या मतलब किसी के बेस लाइफ बेस पे है जो आपने लिखी? हाँ, ये कहानी इस फिक्शन, जिंदगी के अनेकों तजुर्बे, अनेकों नजरिए मिला के बहुत क्रेडिबल कैरेक्टर्स हैं। और ये कहानी मल्टीपल कैरेक्टर एंसेंबल कास्ट के साथ में है। इसमें खाली गौरी जी भी हैं, गौरी की बेटी है, और बहुत खूबसूरत माँ बेटी की रिलेशनशिप, बल्कि जिन्होंने भी प्रीव्यू करी है फिल्म, उन्होंने सबने मेरे को यकीन दिलाया है कि माँ बेटी की इतनी खूबसूरत रिलेशन जो है किसी ने नहीं दिखाई आज तक। हाउ ए डॉटर नाउ, इस कहानी का बड़ा मजेदार चीज है कि लड़की अब जो उसकी बड़ी हो गई है उसका भी अब प्यार वाला सिचुएशन में है, और वो द मदर एंड डॉटर इंटरैक्ट अबाउट हाउ लव इज एंड व्हाट लव इज एंड व्हाट शुड बी देयर व्यू एंड अप्रोच टू लाइफ। तो माँ बेटी का एक इंटरेक्शन है, और भी बहुत कैरेक्टर हैं। तो इसके हीरो हैं फिल्म के बंगाली एक्टर, बहुत फेमस हैं, अच्छा काम करते हैं, इंद्रनील सिंह गुप्ता, ऑल्दो इज नॉट अ हार्डकोर बॉलीवुड एक्टर।
रीजनल सिनेमा से हैं। और साथ में मेरे पास और बहुत अच्छे कलाकार हैं, एक दीपराज राणा भी हैं, वो बहुत आते हैं, आपने देखा होगा। एक दिल्ली के ही बहुत फेमस एक्टर हैं, दीपराज राणा भी दिल्ली के हैं। और ऋतुराज सिंह साहब हैं, तो पुराने टीवी एक्टर हैं, वो हैं। और करमदीप चौधरी हैं जो दंगल में थे, और मनु मलिक हैं। और एक नई लड़की को हमने इंट्रोड्यूस किया जो इनका यंगर वर्जन प्ले कर रही है। बहुत बहुत ब्यूटीफुल, बहुत अच्छी एक्ट्रेस, एवरीबॉडी इज लविंग हर। एंड मजेदार बात है कि इनका कैरेक्टर बाद में, और इसका ये वो यंग लड़की का वो कर रही है, और जो ओल्डर वुमेन जो प्रेजेंट में है वो ये कर रही है, एकदम सीमलेस। इवन दो देयर आर टू डिफरेंट एक्टर्स। तो मैं गौरी जी, मैं ज़्यादा टाइम और नहीं लूँगा, बहुत आप बताइए आपके क्या एक्सपीरियंस है, लोग तो आपको सुनना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। आपको किसी को कुछ पूछना है? हम पूछेंगे, पहले आप बताइए। तो किस बारे में बात करूँ, मूवी के बारे में या कैसे? जो भी आपको जैसे आपको लगता है, ऑफर आया जैसे मूवी का, तो आपके पास, जैसे आपको ये प्रोजेक्ट मिला है, आप पहली बार ये योगेश वर्मा जी की बनाई हुई निर्देशन पे पहली बार फिल्म कर रहे हैं, तो योगेश जी के साथ साथ मेरी भी ये पहली फिल्म थी, तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा नहीं थे, एक्साइटमेंट थी कि काम करने की। और वी शॉट इन शिमला, इसलिए मूवी का नाम भी वो है। तो बहुत मज़ा आया काम करने में। जाने से पहले हम लोगों ने बहुत सारे वर्कशॉप्स किए थे ऑनलाइन, तब कोविड का टाइम था, तो ऑनलाइन वर्कशॉप्स करते थे, मिले थे एक दूसरे से सब लोग, पूरी कास्ट, योगेश जी। तो ऐसा नहीं लगा कि पहली बार मिल रहे, रैपो था सब पे, और सब एक्साइटेड थे कि आई थिंक इंद्रनील और ऋतुराज के अलावा जो सब नए बच्चे हैं, वो बहुत सारे पहली बार मूवी में काम कर रहे थे, सब वो भी एक्साइटमेंट थी। तो एक दिन मुझे कोऑर्डिनेटर का फ़ोन आया कि कोई फिल्म करना चाहता है, तो ऐसा फ़ोन तो आते रहते हैं बार बार। तो मैं बिजी थी उस टाइम, तो मैंने बोला कल करती, बात परसों करती, हुआ नहीं। फिर फाइनली उनका वापस फ़ोन आया कि एक बार बात कर लीजिए, ही इज़ रियली कीन। तो जब मैंने योगेश जी से पहली बार बात की, उन्होंने स्टोरी मुझे थोड़ी नरेट की, और तो मुझे इतनी अच्छी लगी, और मेरे कैरेक्टर के बारे में जब उन्होंने बताया तो मुझे इतना पसंद आया कि फॉर द फर्स्ट टाइम मैं पहली बार में फ़ोन कॉल पे मैंने हाँ कर दिया था मूवी को, एंड दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड। So what's the difference while shooting for a television serial and doing a film? What major differences do you find? See, the difference is this was my first film, so everybody was mostly new, young. Difference wise there is not much difference. Television पे क्या होता है, it's like a factory. एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, you don't even know, 10-10 पेज के डायलॉग्स आपको बोलने पड़ते हैं, बीच में बिल्कुल टाइम नहीं मिलता अगर आप मेन कैरेक्टर्स में से एक हो। ये वो ऐसे होता है कि रात को घर सोने जाओ, सुबह उठ के वापस शूट पे, क्योंकि टेलीविजन पे डेली शो ऐसे ही होता है, आपने खुद के लिए टाइम नहीं, कुछ नहीं। उसका भी एक अलग मज़ा है, लेकिन टेलीविजन इज लाइक दिस। फिल्म में वैसे नहीं है, आराम से काम होता है, आपको टाइम दिया जाता है स्क्रिप्ट पे काम करने का। वी डिड अ वर्कशॉप जो टेलीविजन में नहीं होता है, ओटीटी में चलो अलग बात है। तो प्रोफेशनलिज्म फिल्म में ज़्यादा होती है। तो ये सब एक्सपीरियंस किया, बट योगेश जी और उनकी फैमिली दे वर आल्सो देयर, तो इट वाज वेरी पर्सनल। मतलब प्रोफेशनली से ज़्यादा हम लोगों का पर्सनल रिलेशनशिप बन गया है। दैट वाज द बेस्ट पार्ट अबाउट शूटिंग विद हिम। और इसके अलावा तो हम लोगों ने बहुत मज़ा किया, एंड आई रियली होप दैट द फिल्म डज वेल। अच्छी फिल्म है, सबको पसंद आएगी, आप अपने बच्चों के साथ जाके भी देख सकते हैं। तो वी ऑल वर्कड रियली हार्ड फॉर इट। शिमला में काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा, और शिमला के जो लोग हैं उन्होंने कितना सपोर्ट किया सर व्हाइल मेकिंग दिस मूवी? आई थिंक सर को तो बहुत सपोर्ट किया होगा। अरे आप देखिए, मैंने तो सरकार से कोई सपोर्ट भी नहीं मांगी, क्योंकि सरकार से सपोर्ट लेने के लिए सब्सिडी वगैरह लोग कहते हैं मिलती है, बहुत टाइम वेस्ट करना पड़ता है। आई बीन फ्रॉम द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, आई हैव द एक्सपीरियंस रनिंग आफ्टर द गवर्नमेंट फॉर थिंग्स इज वेस्ट ऑफ टाइम। सो मैंने वो सब चीज़ें, छोटे मोटे बेनिफिट्स एंड सब्सिडी छोड़ के, जिन चीज़ों से मेरा अदरवाइज पर्सनल कॉन्टैक्ट था फॉर सम कोऑर्डिनेशन ऑफ लोकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एंड ऑर्डर, शूटिंग आउटडोर्स, मुझे पब्लिक का बहुत अच्छा प्यार और सपोर्ट मिला। आपने तो स्टडी भी किया।
हैं नहीं पिलाने से पड़ता है नॉट शिमला मेरा क्योंकि हम नॉर्थ इंडिया वाले बंदे हैं छुट्टियों में तकरीबन बहुत से लोग शिमला जाते हैं तो शिमला से वैसा ही संबंध था बट मैं चाहता था मेरी पहली फिल्म हो क्योंकि रोमांटिक स्टोरी है आई बिलीव कि इफ आई हैव अ मोर ब्यूटीफुल मोंटाज बैकग्राउंड टू नरेट दिस स्टोरी तो एक मैं आपको और बताना चाहता हूँ छोटी सी बात कि इसका नाम मैंने रखा अ विंटर टेल नॉट टेल और कहानी में क्या फर्क है छोटा सा ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड बट लेट मी एलैबोरेट कि टेल इज अ यार्न और जैसे एक ऊन का गोला होता है उसको आप ऐसे फेंक दें तो कभी बढ़ता है रोल करता है कभी रुक जाता है कभी इधर निकल जाता है कभी उधर निकल जाता है फिर सडनली फिर रोल आउट कर जाता है तो एक अनस्ट्रक्चर्ड जैसे रिवुलेट स्मॉल स्ट्रीम ऑफ वाटर इट कीप्स फ्लोइंग नेचुरली एंड ऑडियंस को इस तरह की ट्रिप मिलनी कि एक डेफिनेट ओपनिंग डेफिनेट मिडल डेफिनेट क्लाइमैक्स सो दिस नरेशन इज नॉट फॉलोइंग a pattern of a regular story. It is following the narration like a yarn, unfold itself with small little surprises here and there. So the story narration is across 3 time frames. 90s और वो 90s का गाना वो 90s का टाइप ऑफ विंटेज लव अफेयर कि जो जिस तरह से 90 में मिलते थे जिस तरह से 90 में पहनते थे जिस तरह का तो उदित राज भी उस समय फेमस 90s के वही सिंगर थे ना कौन सा था बेटा मेरा दैट सॉन्ग तो आई वाज वेरी इंस्पायर्ड बट 90s वाज उदित राज एंड द अदर वन व्हाट इज दैट कुमार सानू बट उदित राज वाज डोमिनेटिंग तो मैंने उन्हीं का गाना लाया है उदित नारायण जी तो उदित नारायण जी का गाना चूज करके मेरा मेन सॉन्ग है वो उदित नारायण हैं हाँ पापा कहते वाले जो थे ना उदित नारायण जी ही वाज 90s आइकॉन इन म्यूजिक तो आई चोजन हिम आल्सो टू रिप्रेजेंट दोस टाइम्स 90s तो उदित नारायण जी ने गाना गाया बहुत बढ़िया गाना गाया वो कहते हैं कि मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा गाना गाया मैं मेरे को खुश करते होंगे लेकिन वो अपने मन से कहते हैं फिर एक मेरा गाना है जो बहुत अच्छी आर्टिस्ट आजकल थोड़ी पॉपुलर है पलक मुचल जी है ना वो शी इज अ क्लासिकल सिंगर तो ये गाना जो है मेरा थीम सॉन्ग है ये रविंद्रनाथ जी की पोएट्री से इंस्पायर्ड है तो रविंद्रनाथ जी की एक बहुत फेमस जो बंगाली लोग हैं जो कलकत्ता में रहते हैं खासतौर से उनको तो सबको पता है वो प्यार के बारे में उन्होंने कोई एक छोटी सी पंक्तियां लिखी थी उनके हिंदी ट्रांसलेट करके वो है गाना बनाया और रविंद्र संगीत में बांधा है उसको और साथ में उसको वेस्टर्न ओपेरा जैसी एक जिसे आप कहते हैं फ्यूजन किया है तो दैट सॉन्ग इज ऑल्सो अमेजिंगली ब्यूटीफुल आई एम गेटिंग ब्यूटीफुल रिस्पॉन्सेज एंड इट विल मेक too much for me to say that even पलक feels कि उनकी लाइफ का बहुत बढ़िया बेहतरीन गाना है सर मैं पहला गाना ये गाऊंगी किसी भी कॉन्सर्ट में जाऊंगी तो इतना बिकॉज उसमें चैलेंज का वो इतना क्लासिकल विद वेस्टर्न ओपेरेटिक सॉर्ट ऑफ रिदम्स तो वो बहुत अच्छे गाने गाए हैं दे आर ऑल ऑन द यूट्यूब तो फिल्म का एक्सपीरियंस मेरे हर तरह से बहुत खूबसूरत रहा मेरे को बॉम्बे में लोगों ने क्वेश्चन पूछा कि आप बाहर के थे तो इंडस्ट्री वालों ने मैंने कहा आई गॉट लव एंड रिस्पेक्ट Very soon the relationship was established. They understood that this man is come with a unique purpose in life. That this man is not from the industry. He is sacrificing all his personal wealth to make a movie, a creative field where there are no guarantees of return. And even today I have no guarantee. पर मेरे को शौक था, मैं करना था. और जैसे जैसे बनती गई साथ में जो काम करते थे वो कहते हैं वर्मा जी ये बहुत अच्छी बन रही है इसमें अब आप कोई हाथ मत रोको इसको बेस्ट लैब में ले जाओ इसको प्रसाद लैब में फिनिश करेंगे इसके लिए पहले गाने में उदित नारायण का सोचा था बट वो दूसरे लेके आए थोड़े लेस प्राइस ऐसे देन एवरीबॉडी सेड नो द फिल्म इज गोइंग सो गुड यू डोंट वरी यू गो हेड तो मतलब लॉट ऑफ मॉरल एनकरेजमेंट ऑफ द टीम मेंबर्स नॉट आई एम टेलिंग यू दिस इंडस्ट्री इज अ वंडरफुल प्लेस आप काम करना चाहते हो काम करने वाले हो और लोगों को उनकी नजर में आ जाए कि आप लगन से और कमिटमेंट से और पैशन से काम कर रहे हैं तो इंडस्ट्री में हर आदमी सपोर्ट करता है अमेजिंग और कमिंग न्यू कमर को इतनी रिस्पेक्ट इतना लव इतना अफेक्शन whatever you may have heard about the politics of Bollywood, I think I got a wonderful time working with good even though my cast is fresh and not the top A-grade level stars, but my technical people behind the screen were the best people in the industry और उन्होंने मेरे को पूरा रिगार्ड किया और what they got from me in turn was which they told me उन्होंने मेरे को बताया बाद में सबने कि आपके साथ काम करने का हमें मजा क्यों आया. He said फिल्म इंडस्ट्री में
सब आदमी अपने अपने एरिया के एक्सपर्ट हैं. Nobody wants to. The director is not giving the freedom to each person, a cinematographer, an editor, a music director. आपने हमको एक गोल दे दिया, एक रास्ता बता दिया, उसके बाद पर्सनल फ्रीडम बहुत दिया काम करने का. Because why? Because I wasn't an expert on that. If I was an expert, I would have told them do this, do this. तो मैं अपने corporate लाइफ का एक्सपीरियंस था कि create a good vision, assemble a good team, and then let them roll. Let them do it the way they want. And they really produce मतलब आदमी, it does look unnatural for a person to self-appreciate his own product. But now it's not my product. It's a product of a whole range of people. And they all give me confidence कि बहुत अच्छी फिल्म बनी है, इसको आप फुल कॉन्फिडेंस जाके सिनेमा देखो. मैं गया सिनेमा में तो बड़ी पिक्चरें चलती हैं. You're right, बाहुबली और ग्रेविटी या वर्टिकल लिमिट, अवतार, सलमान खान, these are the films which are running. तो मेरे को पीवीआर ने बहुत कोऑपरेशन दिया है. उन्होंने कहा साहब आपके जैसे फिल्म मेकर्स के लिए हम बहुत कुछ करने को तैयार हैं, क्योंकि हमारे भी सिनेमा खाली जाते हैं. अगर आपकी जैसी फिल्में चलने लग जाए सिनेमा में, I mean, independently, completely creative production, very entertaining also, and value-adding to the cultural life. Why not? So they are giving me on commercial basis, but well considered and full-fledged support. So this is a PVR exclusive release. Don't you think the COVID times has changed the perception of the audience? Sorry? Don't you think the COVID times, Ah. the perception of the audience has changed? It's now more the big directors or the big Correct. cast. Big screen. Yeah. The cinema experience is now in the control of large production houses. Especially आप 8-10 करोड़ में छोटी फिल्म में क्या बना सकते हो? जो स्पेक्टिकल, कंप्यूटर ग्राफिक इफेक्ट. तो मैंने सोचा कि चूंकि मैं वो नहीं कर रहा, तो मैं जिंदगी तो गुजर रही है. जैसे अभी भी हवा, इट्स अ मोमेंटम व्हिच इज अ वन वे फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली. उम्र कट रही है, निकल रहा है सब कुछ. आप इसको तेजी से बढ़ा के आप एज पे ले जाओ, थ्रिल बना सकते हो, इसको एड्रेनलिन बढ़ा सकते हो, एंजाइटी, क्यूरियोसिटी, सब कुछ बढ़ा सकते हो. लेकिन एक फिल्म है कि जैसे आदमी बड़ी सहज सहज मंद मंद हवाएं जैसे चलती है ना, वैसे भाव से फिल्म निकल जाए. तो मेरी फिल्म वो है. लेकिन सबने वार्न किया कि यार ऐसे भी नहीं, तो इंट्रीगिंग बनाओ, प्लॉट भी बनाओ. तो प्लॉट, इंट्रीग, इट इज अ फुल एंटरटेनर एज वेल. आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि अपार्ट फ्रॉम being of this genre, that it's a slow-moving film in terms of the life flow, the plot is unraveling very, very swiftly, and it has become a full-time entertainer. Your question that whether small films will come back to big theatre, I let's think see. it's all about content now. It is, that is what Big it does not is, matter. because perception of the audience It's is changed. altogether changed. If you're giving them something Yeah. nice, whether it's at home or outside, they will Yeah, watch. absolutely. I mean, it is no more about the star cast or the big It's not. directors or no. We've No, seen it is that. the content. Yeah, The basically, that is what I was about to tell you. that And it is- our film definitely has good content. Yeah. So fingers crossed, and we're hoping that All the it is best. going to do well. घर में कोई आप मोमेंट शेयर करना चाहें शूटिंग के दौरान की? मोमेंट्स तो बहुत है, और हर कोई मोमेंट बहुत खूबसूरत था, क्योंकि ऐसी जगह पे आप शूट करते हो शिमला में 1 महीना, तो हर कोई चीज़ बहुत अच्छी होगी. तो मैंने अपना चाइल्डहुड जम्मू कश्मीर में बिताया, क्योंकि मैं फादर वाज इन द आर्मी. तो तब से आज तक व्हेन आई वाज स्मॉल, वहाँ की मेमोरीज थी स्नोफॉल की, ये वो. लेकिन तब से वापस सिटी में आके इतने सालों में स्नोफॉल, स्विट्जरलैंड में भी जब भी मैं गई हूँ स्नोफॉल नहीं एक्सपीरियंस किया, ऐसे गलत टाइम पे जाके या. तो ये टाइम पे जो स्नोफॉल एक्चुअली खत्म हो गई थी शिमला में, लेकिन हमारे जाने के 2 दिन बाद इतनी अच्छी स्नोफॉल हुई है कि आज आई तो एब्सोल्युटली लव दिस. मैंने अपने बच्चों को फोन करके बोला, कश्मीर में वापस जाके भी वहाँ स्नोफॉल नहीं, लेकिन शिमला में आई थिंक आई वाज जस्ट सपोज्ड टू एक्सपीरियंस दैट इतने सालों के बाद. तो आई थिंक दैट वाज रियली ब्यूटीफुल. आपने एंजॉय किया उसको, मतलब स्नोफॉल? हाँ. मैम आपकी पहली मूवी थी, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और आपकी क्या क्या डिफिकल्टीज आई आपकी पहली मूवी? थैंक्सफुली डिफिकल्टीज तो कुछ आई नहीं ज़्यादा. जैसे कि मैंने कहा, अगर आप पहली बार सबसे मिलते हो डायरेक्टली सेट पे,
डायरेक्टर से, एक्टर से, तो थोड़ी एंग्जाइटी रहती है कि पहली बार काम कर रहे हैं, 1-2 दिन उसी में चले जाते हैं एक दूसरे को जानने में, रिहर्स करने में। लेकिन हमने 2 महीने पहले से ही बहुत वर्कशॉप्स किए थे ऑनलाइन। हम रोज एक दूसरे से मिलते थे, ऑनलाइन मिलते थे, फिर बाद में ऑफलाइन मिलने लगे, और तो एक फैमिली जैसे ही बन गया था ऑलरेडी एक्टर्स और योगेश जी के साथ। तो बहुत मजा भी आता था, और इसीलिए जब एक्चुअली शूटिंग हुई तो बहुत इजी था हम सबके लिए काम करना। अभी तक आपने छोटी स्क्रीन में काम किया, फर्स्ट टाइम बड़े में करते, तो किसमें ज्यादा आपको एंजॉय? एक्चुअली दे बोथ हैव देयर ओन प्रोस एंड कॉन्स। छोटे इस पे जैसे कि मैंने कहा कि आपको अपने लिए टाइम नहीं मिलता ज़्यादा, और वो चलता रहता है। लेकिन बड़े पर्दे के लिए आपको आराम से टाइम मिलता है, आप अपने कैरेक्टर के बारे में सोच सकते हो, पढ़ सकते हो, प्रैक्टिस रिहर्स कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें अपने कैरेक्टर पे काम कर सकते हो। तो टाइम के हिसाब से ऐसा नहीं है कि 50 पेजेस दिया है आपको पढ़ने के लिए और करो लाइन रेडी, ऐसा नहीं, आराम से टाइम मिलता है। और अगर आपने इंडियन टेलीविजन किया हो, एक भी सीरियल की हो आपने, और उसके बाद तो आप कहीं पे भी कैसे भी जाके काम कर सकते हो, क्योंकि इंडियन टेलीविजन के बाद तो एवरीथिंग इज अ केक वॉक, बहुत इजी है बाकी सब। योगेश जी, इस प्रोजेक्ट के पीछे आपके लिए प्रेरणा का स्रोत क्या रहा? आई थिंक वैसे तो बहुत चीजें इसमें अनेक रंग भरे हैं, अनेक अनुभूतियां भरी हैं, लेकिन जो दो में, एक तो आई वांटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासिक लव, कि लव इज नॉट अबाउट ओनिंग द अदर पर्सन और हैविंग क्लेम्स ऑन द अदर पर्सन। ये कॉन्सेप्ट मेरा फंडामेंटल था कि प्यार का मतलब ये नहीं कि तुम्हारा हक है दूसरे इंसान पे, कि वो तुम्हारे लिए। Love is at best a means of giving yourself and sacrifice, and not about owning the other person. तो ये मेरा सेंट्रल पॉइंट था। और दूसरा पॉइंट मेरा एक क्योंकि शायद मैं I got inspired by my elder sister, her struggle। इसमें एक कॉन्सेप्ट है, आदमी के कहता है कि a man must be known for his struggle for his dreams हासिल होना हो, लेकिन जो उसकी क्वालिटी ऑफ द स्ट्रगल डज इन हिज लाइफ, दैट इज हिज हॉलमार्क। वो उसकी पहचान है, उसने कितना स्ट्रगल किया। तो जब वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ये बात शेयर करता है, वो कहती है ये तो सिर्फ तुम्हारे लिए मुनासिब है, हमारी तो ड्रीम्स और डेस्टिनी की बैटल चलती रहती है। ड्रीम्स हमारी क्या है, डेस्टिनी में किसकी पत्नी बनेंगे, किस घर में जाएंगे, कैसे हमारे हालात बनेंगे। सो मैन कैन बी नोन फॉर हिज स्ट्रगल्स, बट अ वुमन इज नॉट अलाउड टू स्ट्रगल। वुमन इज अलाउड एंड मोस्टली पुश टू मीट हर डेस्टिनी, व्हाटएवर दैट इज। तो वो एक कॉन्सेप्ट, लाइफ इज अ स्ट्रगल और लाइफ इज जस्ट सरेंडरिंग टू हर डेस्टिनी। इनिशियली शी डज सरेंडर टू हर डेस्टिनी. When the man comes back second time, he inspires her to go forward in life and do what she wants, do what she wants to live. तो ये एक बहुत कॉन्सेप्ट है, जस्ट एट द कॉन्सेप्ट लेवल। नो कैरेक्टर्स, प्लॉट, शिमला, ये लेडी क्या करती है, DID, वो सिर्फ एक कहानी बनाने का। दो मूल स्रोत थे, क्लासिक लव एक्सप्लेन करना, विंटेज क्वालिटी का। लव इज ए स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, मच मोर देन एन एक्सपीरियंस अबाउट मीटिंग द अदर पर्सन एट अ पेरिफेरल लेवल। इट इज अ डीपर एक्सपीरियंस लव। और आजकल के बच्चों, देखो लव एक ऐसी अनुभूति है, छुप तो सकती नहीं कभी भी, लेकिन कल्चरल ट्रेनिंग आजकल के बच्चों की कुछ ऐसी है, तो लेट देम सी अ विंटेज क्वालिटी लव स्टोरी। मेरा ये तो लोग कहते हैं कि वेदर यंगर पीपल विल वॉच, आई थिंक आप बताइए गौरी। यंगर पीपल विल डेफिनेटली वॉच, क्योंकि सबके लिए कुछ ना कुछ है। जैसे इसमें ड्रामा है, बहुत थ्रिलिंग स्टोरी है, सस्पेंस है, रोमांस है, तो आई थिंक यंग से ओल्ड तक सबके लिए कुछ ना कुछ है, तो everybody will enjoy it. May I know how it is different from rest of the romantic movies made in Bollywood on your content-wise? Content-wise, how many movies have you seen which are about mature love? Very few. There are not too many. So we are basically exploring mature love in this film, and that also not what you've seen in other films. It's basically it runs parallelly her earlier life and her current life. So it's very differently portrayed. मेरे किसी दोस्त ने, जस्ट लास्ट कमेंट, एक दोस्त ने बोला देखने के बाद, यार वही द क्लोजेस्ट टू डिस्क्राइब द क्वेश्चन टू आंसर यू, कहले यार तुमने तो रजनीगंधा बना दिया। मतलब वो फ्लेवर है उसका फील वैसा है, वो फील एंड फ्लेवर She may not know कहानी वो Rajनीगंधा। रजनीगंधा। हैव यू हर्ड ऑफ फिल्म कॉल्ड रजनीगंधा? She may not know. She may not know. So I think man will remember रजनीगंधा।
मनु भंडारी की स्टोरी रियली सच है। तो बहुत अच्छा, आई हैव एंजॉयड डूइंग दिस। गौरी जी से बहुत थैंक यू वेरी मच फॉर दिस लास्ट समथिंग यू वांट टू टेल। मैं यही बोलूंगी, जैसा कि पहले मैंने कहा, सबके लिए, फैमिली के सब मेंबर्स के लिए कुछ ना कुछ है, एंड सब बहुत बहुत एंजॉय करेंगे। इट्स लाइक अ फैमिली फिल्म, एक साथ जाके देखिए, और फिंगर्स क्रॉस्ड, आई होप इट डज वेल फॉर अस एंड आई होप यू एंजॉय इट। Thank you. Thank you. मैडम Thank you.